नमस्कार दोस्तों। सरकार ने ईपीएफ के 70 साल पुराने नियम बदल दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन नियमों से फायदा आखिर किसको होगा और नुकसान किसको होगा। क्या ये नियम कर्मचारी के लिए अच्छे हैं या ये सरकार के लिए अच्छे हैं या कंपनी के लिए अच्छे हैं या आउटसोर्स वाले एजेंसियों के लिए अच्छे हैं। सरकार को इससे आखिर क्या मिलेगा और इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट इस बात को समझेंगे कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है और हर पक्ष के बारे में हम जानेंगे। कर्मचारी, कंपनी और सरकार को इससे क्या फायदा क्या नुकसान हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था? पहले पैसा निकालने के लिए 13 अलग अलग जटिल कैटेगरी हुआ करती थी और हर काम के लिए अलग अलग फॉर्म को भरना, अलग शर्तों को, ढेर सारे दस्तावेजों को तैयार करना, एडवांस लेने के लिए 5 से 7 साल लगातार नौकरी करना जरूरी था। आप सिर्फ अपना हिस्सा एम्प्लॉय शेयर ही निकाल पाते थे। कंपनी का हिस्सा लॉक रहा करता था। शादी, पढ़ाई के लिए पूरी नौकरी में सिर्फ 3 बारी निकासी की छूट हुआ करती थी। पैसा बैंक खाते में आने में 15 से 30 दिन लग जाते थे। नौकरी छूटने पर 2 महीने बाद पूरा 100% पैसा मिल जाता था। लेकिन अब क्या बदला है? अब सिर्फ 3 आसान कैटेगरी यहां पर होंगी। जरूरी जरूरतें, आवास, विशेष परिस्थितियां। सिर्फ 12 महीने की नौकरी में ही एडवांस मिल सकता है। कंपनी के हिस्से समेत कुल फंड का 75% तक आप निकाल सकते हैं। एजुकेशन के लिए 10 बार, शादी के लिए 5 बार तक निकासी को कर सकते हैं। और क्लेम अब 20 दिन में यहाँ पर सेटल होना कंपलसरी है। और नौकरी छूटने पर तुरंत यहाँ पर 75% मिलेगा, लेकिन पूरा 100% के लिए अब 12 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आखिर कर्मचारी को फायदा क्या हुआ है। यहाँ पर अब आसान प्रोसेस में तेज पैसा निकलेगा, कम दस्तावेज, ज्यादा बार निकासी की छूट मिलेगी और यूपीआई से सीधा पैसा मिलेगा। और अब कर्मचारी को आखिर नुकसान क्या हुआ फिर इससे? 25% रकम जो है हमेशा लॉक हो जाएगी। इमरजेंसी में भी पूरा पैसा नहीं निकलेगा। नौकरी छूटने पर पूरा पैसा पाने में पहले से ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि 2 महीने की जगह पर यहाँ पर 12 महीने इंतजार करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि कर्मचारी के लिए सैलरी से कटौती में आखिर क्या बदला है, इसको समझते हैं। पहले क्या हुआ करता था? पहले अगर आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पर 15,000 की कानूनी सीमा से ज्यादा भी होती थी, तब भी ज्यादातर कंपनीज पूरी असली बेसिक सैलरी पर 20% पीएफ काटा करती थी। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपकी बेसिक 50,000 रुपए है तो 6,000 रुपए कंपलसरी कटता था और कंपनी भी बराबर अपनी तरफ से 6,000 रुपए जमा करती थी। लेकिन अब क्या बदला है फिर? अब कंपलसरी कटौती सिर्फ 15,000 की वेतन सीमा पर ही लागू होगी, यानी कि बेसिक सैलरी चाहे जितनी भी हो और अनिवार्य रूप से सिर्फ 1800 रुपए प्रति माह ही कटेगा। और इससे ज्यादा अगर कटवाना है पूरी तरह आपकी मर्जी होगी, ये वॉलंटरी है। अब दोस्तों, इसको चार्ट से समझते हैं। देखिए, आप बेसिक सैलरी 50,000 रुपए पीएफ कटौती, 6,000 रुपए अनिवार्य था पहले, अब 1800 रुपए कंपलसरी। ज्यादा बचत का विकल्प पहले जबरन होता था, लेकिन अब इसको वॉलंटरी कर दिया है। कंपनी का मैचिंग योगदान होता था, पहले पूरे हिस्से पर होता था, बराबर होता था, लेकिन अब जो है केवल यहाँ पर जो है नया जो है 1800 रुपए की बाध्यता रख दी है। अब कर्मचारी को क्या फायदा होगा फिर इससे? अब बस यहाँ पर टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी और हर महीने हाथ में ज्यादा नकदी तौर पर पैसा आएगा। लेकिन कर्मचारी को नुकसान होगा यदि अगर वो खुद से यहाँ पर ज्यादा नहीं बचाएगा तो। और रिटायरमेंट फंड यानी कि कॉपस पहले से यहाँ पर बहुत छोटा रह जाएगा। जबरन बचत का सिस्टम यहाँ पर खत्म हो गया है मेरे दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, एक्स्ट्रा पैसे को निवेश करने की जगह यहाँ पर उसके बजाय खर्च कर देते हैं। 8.25% का टैक्स फ्री होगा यहाँ पर, सुरक्षित ब्याज अब कम मूल रकम पर ही मिल पाएगा। अब बात करते हैं कि कंपनी यानी कि नियोक्ता को क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। और पहले क्या होता था? पहले कर्मचारी का पीएफ यहाँ पर ज्यादा कटा करता था तो कंपनी को भी नियमानुसार बराबर हिस्से को जमा करना पड़ता था, यानी कि कंपनी की लागत यानी कि कॉस्ट ज्यादा थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा?
अब कंपनी के लिए सिर्फ यहाँ पर 1800 का मैचिंग योगदान देना कंपलसरी है। अब कंपनी को या सरकार को फायदा हो गया है। मैं तो यहाँ पर यह कहने वाला हूं कि आने वाले समय में आउटसोर्स एजेंसीज को भी यहाँ पर फायदा होने वाला है, क्योंकि सरकारी नौकरी यहाँ पर होंगी नहीं, खत्म हो जाएंगी। तो सरकार संविदा में आउटसोर्स के माध्यम से यहाँ पर वो संविदा में रखेंगे। इसमें जो और कंपनी में भी आउट एजेंसी के द्वारा ही वर्कर लिए जाएंगे, जिससे कंपनीज को भी यहाँ पर बेनिफिट होगा और आउटसोर्स एजेंसीज को भी यहाँ पर फायदा होगा, लेकिन वर्कर को कोई भी फायदा इसमें नहीं होगा। और इनके नियम अभी तक यहाँ पर क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर कर्मचारी स्वेच्छा से ज्यादा पैसा पीएफ में डालना भी चाहे तो कंपनी उस एक्स्ट्रा हिस्से में पैसा मिलाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। अब कंपनी को फायदा यह है कि हर कर्मचारी पर पीएफ में खर्च होने वाली रकम यहाँ पर घट जाएगी, यानी कि कंपनी की सैलरी लागत, पेरोल कॉस्ट यहाँ पर कम हो जाती है। और यही वजह है कि इससे कंपनी को फायदा और कर्मचारी को नुकसान वाला बदलाव है। लेकिन कंपनी के लिए एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आ गई। डिजिटल कंप्लायंस अब कंपलसरी हो गया है, ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग, सख्त गवर्नेंस नियम हो गया है और प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट चलाने वाली कंपनीज के लिए ज्यादातर यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी व रिपोर्टिंग की शर्तें ये सब यहाँ पर जरूरी हो गई हैं। अब बात करते हैं कि सरकार को क्या फायदा हुआ है इसमें। पहले क्या हुआ करता था, पहले कोई भी सख्त समय सीमा नहीं हुआ करती थी, जिससे क्लेम का सेटलमेंट में देरी की शिकायतें वो आम हुआ करती थी और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय करना यहाँ पर मुश्किल था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब 20 दिन में क्लेम यहाँ पर सेटल न होने पर जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी की सैलरी से यहाँ पर वो 12% सालाना दंडात्मक ब्याज काटा जाएगा और ईपीएफओ के कामकाज में यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तय होगी। ईपीएफओ 3.0 के जरिए डिजिटल अपग्रेड और कागजी कार्रवाई यहाँ पर कम हो पाएगी। सरकार को फायदा यहाँ पर यह है कि अब बेहतर गवर्नेंस, जवाबदेह अफसरशाही, कम शिकायतें और डिजिटल सिस्टम से प्रशासनिक लागत में यहाँ पर कमी आएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर सरकार के लिए आखिर चुनौती क्या है। मेरे दोस्तों, अगर लोग स्वेच्छा से ज्यादा पीएफ अगर नहीं बचाते हैं ना, तो भविष्य में बड़ी आबादी ऐसे होने वाली है जो रिटायरमेंट के लिए उनके पास जो है कम फंड होगा, यानी आगे चलकर सामाजिक सुरक्षा पर यहाँ पर प्रेशर बहुत बड़ा पड़ सकता है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा किसे यहाँ पर फायदा होगा। आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, उस चार्ट में आप नजर मारिए। देखिए आपने, कर्मचारी जो पक्ष है उसको फायदा होगा, आसान व तेज निकासी होगी, कर्मचारी को ज्यादातर टेक होम सैलरी मिलेगी। लेकिन नुकसान होगा, 25% लॉक्ड बैलेंस रहेगा। अगर वो खुद नहीं बचाता है तो छोटा रिटायरमेंट में उसको फंड मिलेगा। कंपनी को यहाँ पर फायदा होगा, पीएफ पर होने वाली लागत घट जाएगी और जो है कंपनी को नुकसान होगा, नए डिजिटल कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसे नुकसान नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोड बढ़ जाएगा केवल। सरकार को फायदा होगा, यहाँ पर बेहतर जवाबदेही होगी, डिजिटल सिस्टम होगा। और लेकिन नुकसान होगा, जनता की कम बचत का दीर्घकालिक जोखिम उसको आगे जाके उठाना पड़ सकता है, धरना प्रदर्शन इत्यादि होंगे। दोस्तों, साफ शब्दों में कहें तो निकासी के मामले में कर्मचारी को तो यहाँ पर फायदा लग रहा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन के मामले में कंपनी को ज्यादा बेनिफिट है और कर्मचारी को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है अगर कर्मचारी सतर्क नहीं रहा तो। अब दोस्तों, लास्ट में जो पॉइंट है उनको मेन में जो है उसको दोबारा यहाँ पर शॉर्ट में सुन लेते हैं कि निकासी जो है 13 कैटेगरी घटकर यहाँ पर 3 हो गई, सर्विस पीरियड 5 से 7 साल से घटकर यहाँ पर 12 महीने हो गई। कर्मचारी को यहाँ पर फायदा होगा, लेकिन 25% बैलेंस हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। कर्मचारी को आंशिक नुकसान होगा और कंपनी पीएफ लागत पर 1800 तक यहाँ पर सीमित होगी। कंपनी को बेनिफिट हो गया, सीधा फायदा है। और कर्मचारी अगर स्वेच्छा से अगर नहीं बचाता है तो रिटायरमेंट का फंड छोटा हो जाएगा और नुकसान होगा यहाँ पर। और सरकार 20 दिन क्लेम नियम और डिजिटल सिस्टम से जवाबदेही सरकार की बढ़ जाएगी और सरकार को यहाँ पर बेनिफिट होगा। मेरे दोस्तों, अब आप ये समझ गए होंगे कि ईपीएफ स्कीम 2026 में हर पक्ष को आखिर कहाँ फायदा है और कहाँ नुकसान है। मेरी राय में मेरे दोस्तों, निकासी आसान हुई है, लेकिन आपकी रिटायरमेंट की जो सेविंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सरकार या कंपनी की नहीं है और आपकी अपनी है। मेरे दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में हमें बताओ कि ये बदलाव कर्मचारी के फायदे में है या कंपनी या सरकार के फायदे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता की जय।